नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग के माध्यम से आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 नए टॉपिक्स करेंगे। बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। राइट, अगर आपने पिछली स्लाइड्स में एल्टन मेयो को अच्छे से समझा होगा तो बिहेवियरल अप्रोच में आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन में हम कोई थिंकर नहीं करेंगे जैसे हमने एल्टन मेयो को करा था। इन 3 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास आता है कि राइट अ नोट ऑन बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, तो आप इसमें से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। सो टू बिगिन विद बिहेवियरल अप्रोच, as I've already told you, the behavioral approach to public administration owe its genesis to the human relation movement of 1930s. राइट, हमने ये बात करी भी थी कि जब एल्टन मेयो ने इन ह्यूमन रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करा तो इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। जैसे उन्होंने एक नया थॉट प्रोवाइड करा कि ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद होल टुगेदर हमारे पास एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आएगा विच इज कॉल्ड एज द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। और इस बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास दो थिंकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन इज हर्बर्ट साइमन एंड वन इज चेस्टर बर्नार्ड। राइट, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज हम कोई थिंकर नहीं करेंगे, इन थिंकर्स को हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर आपको पोस्टुलेट्स डिफाइन करने हो बिहेवियरल अप्रोच के या सिस्टम अप्रोच के तो आप कैसे डिफाइन करोगे। So this movement, behavioral approach movement, started off as a protest to the traditional approach to public administration that focused on organizations, institutionalization, rules and code of conduct with absolutely no mention of people who are center of all these activities. ये हमने काफी बार अभी तक हम देख चुके हैं कि जो क्लासिकल थिंकर्स की प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम्स को ही पिक करके एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आया था। राइट, उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत फोकस करते थे, बहुत सारे रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट थे, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशंस, एक जो ह्यूमन डायमेंशन का टच है वो एब्सोल्युटली मिसिंग था। इसीलिए फिर आपका नियो क्लासिकल स्कूल थॉट ऑफ निकल कर आया, फिर बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आता है। अब जब हम क्लासिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो भी इसमें 4 ही आपको मेन याद करने की जरूरत है। एक तो टेलर जिन्होंने हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी दी थी, एक आपको वेबर जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी है, फिर आपका फेयोल है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी करके, एंड गुलिक एंड उर्विक है। राइट, सो उस टाइम पर जैसे हमें पता है कि टेलर ने जब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट दी तो इनिशियली साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में दी थी, वो भी शॉप फ्लोर पर। शॉप फ्लोर का मतलब क्या है कि इन्होंने बेसिकली वहां पर जो वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था। ये भी आप पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इट डिड, उन्होंने मोशन स्टडीज करी थी, टाइम स्टडीज करी थी और फाइनली ये फाइंड आउट करा था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। बट इनिशियली ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, बट उस टाइम टेलर इतने पॉपुलर हो चुके थे कि इनकी जो प्रिंसिपल्स थे वो आपके मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होने लगे थे। देन हमारे पास फेयोल आते हैं, and Henry Fayol worked on his Fayolism around the same time as Taylor and came up with different set of functions and principles for the management, bringing in terms like discipline, unity of command, equity and team spirit. जब आप फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे उन्होंने ये 14 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये 14 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को ही बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। आप इनको पब्लिक सेक्टर में भी यूज कर सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, इक्विटी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे एंड समझेंगे जब फेयोल को करोगे। राइट, उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में हर्बर्ट साइमन आएंगे। हर्बर्ट साइमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। एक इनकी थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थी जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, प्लस इनकी एंट्री पबेड में ऐसे टाइम पर आती है जब पबेड में बहुत सारा क्राइसिस चल रहा था। अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी पहली यूनिट में तो यू माइट बी नोइंग दैट जब क्लासिकल थिंकर्स ने पबेड को, जब इनिशियली पॉलिटिकल साइंस से पबेड सेपरेट हुआ और क्लासिकल थिंकर्स ने ये सारे की सारी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स देने स्टार्ट करे तो पबेड रीच्ड इट्स जेनिथ। राइट, उस टाइम बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था पूरा का पूरा ये हमारा पास जो सब्जेक्ट है, और इसको साइंस की तरह ट्रीट करने लगे थे, नॉट इवन एज अ आर्ट स्टडीज। बट लेटर ऑन जब ये क्लासिकल थिंकर्स का क्रिटिसिज्म आने लगा तो बहुत सारा इसमें क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी। एट दैट टाइम हर्बर्ट साइमन वॉज वन ऑफ द टॉर्च बियरर ऑफ द मूवमेंट एंड स्टेटेड कि जो administrative behavior है that is a part of behavioral science and study of PubEd cannot be complete without the study of individual and collective human behavior in admin situations। इनके बारे में और डिटेल में आप तब पढ़ोगे जब हम पूरा फुल फ्लेजेड हर्बर्ट साइमन का टॉपिक कवर करेंगे।
राइट। सो अभी सिर्फ हमारा स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है कि बिहेवियरल अप्रोच में जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। The literature that has been written on the topic says stay away from being prescriptive। अब आप अगर आपने पढ़ा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये दो वर्ड्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि कहीं पर आपको लिखा होगा कि ये थ्योरी प्रिस्क्रिप्टिव है, कहीं पर वो डिस्क्रिप्टिव है, राइट। इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव के थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी फॉर एग्जांपल आपको प्रिस्क्रिप्शन पता होगा, राइट। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो दे ऑफर एज अ प्रिस्क्रिप्शन। सो प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज जो हमारे पास क्लासिकल थिंकर्स की थ्योरीज हैं वो हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जब एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही थी तो टेलर ने बताया कि आप ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करो, आपकी एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। वेबर ने बताया कि जब उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी तो बताया कि किस तरह से आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो तो आपकी सारी की सारी एडमिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जितने भी क्लासिकल थिंकर्स है वो एक सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसीलिए इनकी थ्योरीज को हम प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज बोलते हैं। और एंड में जब आप सारे के सारे थिंकर्स को स्टडी कर लोगे तो यू विल गेट टू नो कि ऑल्दो क्लासिकल थिंकर्स को हम इन एंड आउट इतना क्रिटिसाइज करते तो हैं ये सारे के सारे नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स, बट अल्टीमेटली अगर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ना तो क्लासिकल थिंकर्स ही कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी स्कूल ऑफ थॉट आएंगे वो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज पर बेस्ड है। दैट मीन्स वो डिस्क्राइब तो कर देंगे कि आपको इस तरह से करना चाहिए, बट दे विल नॉट टेल अस कि उनको करा कैसे जाए। फॉर एग्जाम्पल हर्बर्ट साइमन बताएंगे कि बेस्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, उसमें आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, बट वो ये नहीं बताएंगे कि इस डिसीजन को आप लो कैसे, राइट। तो एक डिफरेंस रहेगा आपको जहां पे भी प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के बीच में क्लैरिटी की जरूरत होनी चाहिए। सो इट फॉलोज अ डिस्क्रिप्टिव कोर्स विद एन एक्सेप्शन टू द स्टडीज कैरिड आउट इन द एरियाज ऑफ मोटिवेशन। इंडिविजुअल्स वर पेड अटेंशन टू एंड एस्पेक्ट लाइक मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी एंड कंट्रोल वर ब्रॉट इनटू फोकस। Then moving forward, the informal aspect of organization and communication patterns among the members were organized। informal aspects की हमने तब भी बात करी थी जब हमने मेयो को पढ़ा था, लेकिन इस informal aspect को आगे आपके जो चेस्टर बर्नार्ड है वो ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इस तरह से आपकी informal groupings होती है, कैसे वहां पर आपका जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन होता है और कैसे वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, right। The effort was to identify operational definition in terms of a lot of empirical study like field study, lab study and statistical methods were conducted, and it borrows a lot from social sciences, social psychology and cultural anthropology। in fact अगर आप किसी भी social sciences के सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो आपको काफी सारी इंटरलिंकेजेस देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कार्ल मार्क्स हैं मेनली वो सोशोलॉजिस्ट हैं, लेकिन काफी सारा कार्ल मार्क्स का आपको रेफरेंस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा पबमेड में। ये काफी सारा वेबर को भी क्रिटिसाइज करते हैं। उसके अलावा आप जो फॉर एग्जांपल अगर आप मोटिवेशन के चैप्टर में आगे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पढ़ते हो तो अब्राहम मैस्लो आपको साइकोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। तो जितने भी सारी सोशल साइंसेज है ना एक पॉइंट के बाद आकर काफी सारा इनमें आपको इंटरलिंकेजेस देखने को मिलेंगी, राइट। So this approach made more sense and had greater relevance than earlier approaches as it took into consideration the fact that political, social, economical and psychological environments have an effect on human motivation। ये अभी तक हम बहुत बार रिपीटेडली देख चुके हैं कि आपके जैसे जैसे नए स्कूल ऑफ थॉट आएंगे तो उसमें कौन कौन से नई तरह के पैरामीटर्स आते जाएंगे और आपकी जो इंटरलिंकेजेस है वो बढ़ती जाएंगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स environments आती हैं, and ये ultimately सारे के सारे they play a very important role on the work output of an individual। it also helped to develop an understanding of what, how and why the Public Administrators Act, which was a very important aspect of this approach, right। it showed the way that administration is conducted is influenced by human sentiments, ये भी हम देख चुके हैं, presumption, biases and perception which many of us have experienced first hand during our interaction with government organizations and public administrators। so basically आप देखोगे ये postulates वही एक consolidated form में है जो अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। so behavioral approach has contributed to the study of public administration in many ways, like the scholars and because of all these movements the scholars started studying cross cultural and cross structural and cross cultural admin behaviors which further paved the way for the comparative study of public administration। आगे जाके आपके एक अलग से यूनिट आएगी comparative public administration which is a very important topic because मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ यही एक ऐसी थ्योरी है या जो फ्रेड रिग्स इसके हमारे पास थिंकर है, यही एक ऐसे थिंकर हैं जो इस पूरी की पूरी अप्रोच को एक ओपन सिस्टम में लेके जाएंगे। आगे आप सिस्टम्स अप्रोच देखोगे तो
आपको पता चलेगा कि दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। उसमें से फ्रेडरिक्स ने पहली बार एक ओपन सिस्टम को लेकर एक थ्योरी को डिफाइन करा था। अदरवाइज इससे पहले सारी की सारी थ्योरीज हमारे पास एक क्लोज सिस्टम में ऑपरेट करती हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं क्रॉस स्ट्रक्चरल एंड क्रॉस कल्चरल, तो बेसिकली इसको मैं बहुत आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, अदरवाइज आपको ये अलग से जब टॉपिक करेंगे तभी करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हुआ था, जब जितने भी हमारे पास एक क्लासिकल थिंकर्स थे या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स थे, इन सारों का सारे जो सारी की सारी थ्योरीज थी ना, मेनली आप देखोगे तो ये यूएस डेवलप्ड है। ये सारे के सारे यूएस की प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, या फिर वेबर ने फॉर एग्जांपल जर्मनी की प्रॉब्लम्स को डील करा था। तो बेसिकली सारे के सारे डेवलप्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और फिर उनकी प्रॉब्लम्स के लिए थ्योरीज जनरेट करते हैं। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब हमारे पास बहुत सारी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होगी, जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी आफ्टर 47, और भी बहुत सारी कॉलोनीज उस टाइम इंडिपेंडेंट हुई जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंडर आती थी। उस टाइम व्हाट यूएस डिड, यूएस ने, और हमारे पास जब बाइपोलर वर्ल्ड बना, राइट, द पावर गॉट डिवाइडेड बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, उस टाइम ये डेवलप्ड जो वर्ल्ड थे, इन सब बाकी डेवलपिंग कंट्रीज या फिर थर्ड वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, उनको रेफरेंस करने के लिए काफी सारी ना अपनी इकोनॉमिक हेल्प इनको भेजने लगे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ, आई गेस आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कहीं, जो आपका मार्शल प्लान है या वॉर्सो पैक्ट है। तो उस टाइम ये क्या करने लगे कि अपने अपने थिंकर्स जो हैं उन्होंने इन सबको इन डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज में भेजा एंड दे सेड कि तुम जाओ और देख के आओ कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। वहां पर जब ये थिंकर्स गए तो दे रियलाइज्ड कि अभी तक जो वो प्रॉब्लम्स देख रहे थे वो डेवलप्ड वर्ल्ड की थी और वो बहुत ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू डेवलपिंग वर्ल्ड। और क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। इफ यू रिमेंबर या आपने कहीं पढ़ा होगा तो 1954 में नेहरू के बुलाने से हमारे पास यहाँ पॉल एच एप्पलबाय आए थे, राइट। और ये पॉल एच एप्पलबाय जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स है। एप्पलबाय का जो आना था वो इसी सारी स्कीम का पार्ट था, बिकॉज यूएस ने जब बोला था कि अगर हम इकोनॉमिक हेल्प दे रहे हैं इन सारी कंट्रीज को तो यू शुड गो एंड चेक कि ये इकोनॉमिक हेल्प कहां पर यूटिलाइज हो रही है, ये ठीक से इस मनी को यूटिलाइज कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, राइट। लेकिन इसको और डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम सीपीए करेंगे बाय फ्रेडरिक्स। तो इसको और डिटेल में हम तब करेंगे जब हम सीपीए करेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, सीपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जब आप इसको पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो कमिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, ये मैंने आपको तब भी बताया था कि आप कोई भी थिंकर, कोई भी थ्योरी, चाहे वो कितनी ही सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, अल्टीमेटली इट हैज टू बी क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज क्रिटिसिज्म होगा तो ही नया स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आएगा। सो लाइक ऑल न्यू थिंग्स, दिस अप्रोच टू हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द critics have ruthlessly questioned the utility of this approach in the analysis of the admin problems. They find it's limited in scope and is of little use. वो मैंने पिछली बार भी करा था, क्योंकि कोई भी थिंकर ना किसी एक पॉइंट पर इतना ओवर स्ट्रेस कर देते हैं कि वो बाकी सारे पैरामीटर्स को भूल जाते हैं। तो जब भी अगर आप बिहेवियरल अप्रोच पे स्ट्रेस कर रहे हो तो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बाकी पैरामीटर्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए हर एक स्कूल ऑफ थॉट में कहीं ना कहीं आपको कोई लैक्यूना या लूप होल्स देखने को मिलेंगे, right? Then the study of public administration goes beyond small social groups and deals with large communities, and therefore the behavioral approach falls short. The modern behavioral approach is leaning towards becoming more action oriented and the prescription format nevertheless, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी थ्योरी अगर अब वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है तो आपको सोल्यूशन नहीं दे सकती, राइट, और उसके बिना उसका कोई फिर हमारे पास फायदा नहीं है। यस, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी वो अच्छी रहेगी, वो बता देगी किस तरह से करना चाहिए, बट अल्टीमेटली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इट हैज टू बी इन द प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट. So Roscoe Martin and his Kraft perspective, this defined the shift better as compared to the previous thinkers. It concerned itself with the decisions, outcomes and the political skill needed to perform a particular managerial job. तो अभी तक हमने देखा कि behavioral approach के क्या आपके postulates हैं और कैसे हम उसको criticism कर सकते हैं. I already told you in the beginning कि इसमें हम कोई thinker नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ आपको एक briefly समझना था कि behavioral approach पे अगर आपको कोई note लिखने के लिए बोले तो how you will tackle the question. So moving forward to the system approach. System approach में हमारे पास क्या है? System approach of organization in the initial branch of modern theories is a synthesized theory which leads to amalgamate of all the pre-existing knowledge created by the classical and the neoclassical theory. I am sure अभी तक आपको classical and neoclassical का difference पता चल चुका होगा और ये भी पता चल चुका होगा इसमें कौन कौन से thinkers आते हैं. So इसकी amalgamation से हमारे पास एक नई approach निकल कर आती है, that is system approach. Why it came out because of the amalgamation? Because आपको इसको जब आप पढ़ोगे तो you will get to know कि system approach में ना बहुत सारी interlinkages हैं.
एक से सपोज एक हमारे पास सिस्टम है, सपोज फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इस यूनिट में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, कोई मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होगा, कोई एचआर का होगा, कोई अकाउंटिंग का होगा, कोई सिक्योरिटी का होगा, कोई पर्सनल का होगा। तो सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है कि आपका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी डिफरेंट सब सिस्टम्स है, इन सब में इंटरलिंकेजेस होती है, राइट? दैट इज व्हाई इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स. It seems to create a balance between the nationality concern and the human happiness concern in an organization by emphasizing in both the techno-economic aspect, social-human aspect in an equitable and balanced manner. जो मैं आपको बता रही थी कि हर एक एस्पेक्ट को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसकी टेक केयर करेंगे, राइट? सो अब सिस्टम अप्रोच समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक सिस्टम है क्या और कितने तरह के हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. A system is defined as a complex whole having a number of subparts which are distinct, important and yet very interactive and interdependent. अभी जो मैंने आपको बताया था कि उसके डिफरेंट सब पार्ट्स तो होंगे, ऑल्दो वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, लेकिन इन सारे के सारे सब पार्ट्स में एक आपके बीच में इंटरैक्शन रहेगी और इंटरैक्शन होने के बाद भी ये इंडिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो उनका जो एचआर का डिपार्टमेंट होता है और एक सपोज उनका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, राइट? ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स अपने आप में डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट है, अपना अपना जो इनका कोर्स कॉम्पिटेंस है उस पे काम करेंगे, बट स्टिल वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिकॉज एचआर आपका फाइनलाइज करेगा कौन काम करेगा, उसमें किस तरह का स्किल सेट है, फिर वो बंदा प्रोडक्शन में भेजना है या फिर वो अकाउंटिंग में भेजना है या फिर लीगल डिपार्टमेंट में भेजना है, वो एचआर डिसाइड करेगा. सो ऑल तो डिफरेंट आपके यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, बट वो सारी इंटरैक्टिव है और इंटरडिपेंडेंट है. These subparts are known as subsystems and their collective balance functioning is prerequisite for the survival, growth and the success of the system. सो आफ्टर स्टडिंग सिस्टम हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक क्लोज सिस्टम और एक ओपन सिस्टम है. क्लोज सिस्टम को मैं ये दोनों सिस्टम्स को मैं आपको पुराने एग्जांपल से बताने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ हम इन टोटलिटी एचआर डिपार्टमेंट को ही कंसिडर करें कि इनका क्या काम है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं, तो सिर्फ एक क्लोज सिस्टम है, बिकॉज ये और किसी भी डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं है. लेकिन अगर मैं देखूं कि हमारे पास कैसे ये प्रोडक्शन से लिंक्ड है, कैसे लीगल डिपार्टमेंट से लिंक्ड है, कैसे अकाउंटिंग से डिपेंड है, तो ये ओपन सिस्टम है कि जब भी दो सिस्टम्स के बीच में इंटरैक्शन होगी वी कॉल इट एज ओपन सिस्टम. और अगर एक कोई ऐसा इकोसिस्टम या कोई ऐसी यूनिट है जो सिर्फ अपने अंदर ही ऑपरेट करती है, वी कॉल इट एज अ क्लोज सिस्टम. सो दीज क्लोज एंड ओपन सिस्टम अप्रोच टू द स्टडी ऑफ PubAd focus on the organization itself. One way to study complex organization is to view them as an open or a closed system. So before we try to understand the open and closed system with respect to study of PubAd in general, organizations in specific, let us understand what we have, what are the open and closed system. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं. एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्वेरियम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आप सोच के देखो, एक्वेरियम विल बी अ क्लोज सिस्टम. और अगर हम एक पॉन्ड की बात करते हैं तो पॉन्ड आपका इस तरह का इकोसिस्टम है जहां पे कंटिन्यूअसली आपका एक्सचेंज रहेगा मैटर का भी और एनर्जी का भी, तो उसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे. सो बिकॉज वाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज टू काइंड ऑफ सिस्टम्स, अगर हम इस सिस्टम अप्रोच को PubAd में लेकर आते हैं तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट या किसी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट को देखते हो तो बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि एक क्लोज सिस्टम है या फिर ओपन सिस्टम है. सो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने के लिए एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जेम्स ली थॉमसन. इन्होंने एक बुक लिखी 1967 में, ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन, इन विच ही एनालाइज्ड द बिहेवियर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एज एंटाइटीज इन एक्शन. और इन्होंने क्या देखा, ही स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड दस ही केम टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट. आगे जाके ये डिफाइन भी करते हैं कि हम कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी पड़ती है सिस्टम की. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, हाउ ही डिफाइन अ क्लोज सिस्टम, the resource of an organization are employed in a functional manner and each component of the organization contribute to the logic of the system where controlled mechanisms are employed to diminish uncertainties. So वो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लेमैन में समझे वो आपको समझने के लिए, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो आप थॉमसन की हेल्प से इन ओपन और क्लोज सिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हो, राइट?
द एग्जाम्पल ही गेव ऑफ अ क्लोज सिस्टम वॉज द टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप अगर समझ के देखोगे तो सेम टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों क्लोज सिस्टम है, बिकॉज उन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करा, और वो भी पर्टिकुलरली शॉप फ्लोर पर। ही वॉज वेरी स्पेसिफिक। वो ये तो डिस्कस ही नहीं करते कि जहां पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है क्या उसका किसी और यूनिट से भी इंटरलिंक है, सिर्फ वो बताते हैं कि कैसे प्रोडक्शन की जहां पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है कैसे आप वहां पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, कैसे उनको जो भी वर्कर्स हैं उनको बताओ किस तरह से काम करना है, एंड द वर्क इज डन। बट वो देखते ही नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, आपकी और भी टीम्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है और लीगल डिपार्टमेंट है, बहुत सारे हैं। इसीलिए वो टेलर को डिफाइन करते हैं कि वो क्लोज सिस्टम है। सिमिलरली आपका वेबर है, वेबर का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, गुलिक एंड उर्वे की एडमिन मैनेजमेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि सीपीए में जो फ्रेडरिक्स है उसको छोड़कर पबेड में जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे के सारे क्लोज सिस्टम में ही फॉल करते हैं, राइट। देन थॉमसन ने ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करा? He said the complex organization is a set of interdependent parts which together make up a whole because each contributes something and receives something from the whole, which in turn is interdependent with some larger environment. So an open system is dynamic, full of surprise as well as uncertainties. ये वैसे भी अगर आप सोचोगे तो it will make sense because जितना भी एक closed system होगा उसको ऑपरेट करने में आसानी है, बट जब उसमें इतने सारे सिस्टम्स की इंटरलिंकेज हो जाएंगी तो आपकी जो अनसर्टेनिटीज है, प्रॉब्लम्स है, उसका जो डायनेमिक नेचर है वो सब कुछ एक्सपैंड करता जाएगा। Systems keep on evolving through a continuous process of development and they strive to attain the homeostasis or the stable equilibrium. ये किसी भी सिस्टम की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा स्ट्राइव करेगा एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, राइट, या फिर जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। So from the managerial context, an organization cannot take only one strict approach that is either of an open या closed system. Ultimately आपको position switch on करती रहनी पड़ेगी accordingly कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, एंड व्हेन नीड अराइजेस टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब एंड डिलीवर गोल्स, राइट। तो ये हमारी सिस्टम्स अप्रोच यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अगेन ये भी बहुत एक जनरल टॉपिक है और अभी तक आप ये वर्ड बहुत सारी जगह पढ़ चुके होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इनफैक्ट पबेड की जैसे हम कहते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कोर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सो पबेड में जो इस तरह के वर्ड्स हैं, खासकर हम इनको 3 E's बोलते हैं कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या फिर इक्विटी है, ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे। और अगर एक बार आप समझ लोगे ना कि इनका मतलब क्या होता है, तो फिर आपको अपने आंसर्स में इन वर्ड्स को या फिर पबेड की टर्मिनोलॉजी को यूज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। So to begin with organizational effectiveness, it can be defined as the efficiency with which an association is able to meet its objective. Right? ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ गोल्स होंगे, वो उन गोल्स को कैसे अचीव कर पाते हैं, वही एक पैरामीटर है ये डिफाइन करने का कि उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस कितनी है। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होती क्या है, कैसे इसको अचीव करते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं, या कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। So this means an organization that produce a desired effect or an organization that is productive without waste. अब सही बात है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपना काम करेगी, जितना कम आप रिसोर्सेज को वेस्टेज से बचाओगे, उतना ही आप एफिशिएंटली काम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना काम 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में खत्म कर लेते हैं तो हम मोर एफिशिएंट है ना, हमारा मोर इफेक्टिविटी रहेगी, हम मोर इफेक्टिव है, हमारी अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी। इस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी इन दो टर्मिनोलॉजीज में। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज अबाउट ईच इंडिविजुअल डूइंग एवरीथिंग दे नो हाउ टू डू एंड डूइंग इट वेल। इन अदर वर्ड्स, efficiency is the capacity of an organization to produce desired result with the minimum expenditure of energy, time, money, human and material resources. वही जो मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी वेस्टेज को मिनिमाइज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही इंक्रीज कर जाएंगे। And the desired effect will depend upon the goals of organization, which could be, for example, making a profit by producing and selling a product. An organization, if operates efficiently, will produce a product without a waste. If the organization has both organizational efficiency and effectiveness, it will achieve its goal of making a profit by producing and selling a product without a waste. तो एक बार अभी इसको समझ लेते हैं कि efficiency और आपकी इफेक्टिवनेस में फर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हमें एक स्कूल बनाना है, राइट, तो उस स्कूल को मैंने कितने पैसों में बनाया। सपोज मेरे को टारगेट दिया गया था कि मुझे कोई भी एक छोटा स्कूल है वो मुझे 10 लाख में बनाना था, लेकिन अगर मैंने उसको 9 लाख में खत्म कर दिया
ये मेरी क्या है, दिस इज माई एफिशिएंसी, बिकॉज मैंने जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूटिलाइज करके कम से कम टाइम में स्कूल को बना दिया, सो दैट इज माई एफिशिएंसी है। अब जब मैंने स्कूल बनाया तो कोई ना कोई मेरा ऑब्जेक्टिव रहा होगा, राइट? उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरे को सपोज उस पर्टिकुलर रूरल एरिया की जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करना है। अगर पहले वहां पे लिटरेसी रेट सपोज 60% था, इस स्कूल के बनने के बाद 1 साल के बाद जब हम एनालाइज करते हैं अगर वो 62% हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो स्कूल बनाना था ये मेरा इफेक्टिव था, राइट? कि जो भी मैंने काम करा उस पर्टिकुलर मेरे काम में एफिशिएंसी भी थी और वो इफेक्टिवनेस भी थी, कि फाइनली जो आपका रिजल्ट आ रहा है क्या उस रिजल्ट से आपके जो ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करे थे वो अचीव हो पा रहे। इफ इट इज यस, देन आपका वो जो काम था या आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें वो इफेक्टिवनेस थी। अगर आपको इन टर्म्स की इस तरह क्लैरिटी रहती है तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप फिर अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो इन सारे वर्ड्स को यूटिलाइज करके कि डिपेंडिंग अपॉन आपको कहां पर क्या यूज करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हाईली इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिबिट स्ट्रेंथ अक्रॉस 5 एरियाज, कि जो भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें ये 5 एरियाज पे बहुत ही फोकस करते हैं। एक, लीडरशिप, ऑब्वियसली इट हैज टू बी, अदरवाइज काम कौन करेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर कैसा है आपका वो बहुत जरूरी है, वहां पे किस तरह के लोग काम करते हैं, क्या आपने वर्क प्रोसेसेस को रख रखा है, आपके सिस्टम्स क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे वर्क कल्चर कैसा है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, वर्क कल्चर एक इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके जो एम्प्लॉयज है उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है। तभी हम बार बार देखेंगे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चेस्टर जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्नार्ड भी बहुत फोकस करते हैं कि जब तक आपके एक कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने सुपीरियर से अथॉरिटी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो तो आपका सबऑर्डिनेट मानेगा ही नहीं और काम ही नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा तो फिर उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तो बात ही कहां से आएगी, आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट? सो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एंड सस्टेन सक्सेस इट नीड टू अडॉप्ट टू इट्स डायनेमिक एनवायरमेंट। आपको चेंज तो करते ही रहना पड़ेगा एज पर जो भी आपके डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। इवैल्युएटिंग एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज वन स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू इंश्योर द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज आपके ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे डिफाइन करोगे कि जो भी आपके सेट गोल्स थे क्या वो आप अचीव कर पा रहे हो। अगर येस तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ उस ऑर्गेनाइजेशन की तो होगी ही होगी। अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, अभी डिपेंड करेगा आपकी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका एंड गोल है। जिस हिसाब से आपका एंड गोल होगा तो आप उन पैरामीटर्स को सेट करोगे, राइट? सो मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कैन बी एन एग्जैक्ट साइंस सिंस ईच इंडिविजुअल एंटाइटी विल हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया। अब अगर सपोज आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि आपको प्रॉफिट ड्राइव करना है, अगर वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं तो उसके डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियाज होंगे असेस करने का। अगर कोई सोशल वेलफेयर में डील करती है तो आपके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। सो ऑल टुगेदर डिफरेंट लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया एंड प्रायोरिटीज होती है टू वेट एंड कंसिडर थ्रू सेल्फ असेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग अ कंपनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। क्यों? एक आपका ये चेक इन की तरह काम करेगी कि आपके जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी प्राइवेट सेक्टर का सेटअप देखा होगा तो वहां पर ना एक एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं, ताकि वो चेक करते हैं कि किस तरह से आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं किसी भी काम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, आपके कुछ सेट डाउन रूल्स होते हैं। आप उन रूल्स को अगर फॉलो करोगे तभी आपका एक इंटरनल चेकअप रहेगा और फाइनली ये पता चलेगा कि आप कितनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर पा रहे हो। यू सी, ये जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कैपिटल इन्वॉल्व है, राइट? पैसे इन्वॉल्व है, और अगर वो पैसे ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे, अगर उसका ठीक से आउटपुट नहीं हो रहा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सस्टेन नहीं कर सकती। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी को आपको अटेन करना है। आफ्टर ऑल रिसोर्सेज का हमारे पास हमेशा एक क्रंच रहता है, उस रिसोर्सेज को कितना आप एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज द होल आर्ट विच यू शुड नो. It provides investors, donors, and employees with an idea of the organization's strength, and it highlights the area of ineffectiveness that can be the focus of improvement. जब आप सारे checks and parameters रखोगे, आपको पता भी चलेगा कि क्या आपके lacking points हैं, कैसे आप उनको improve कर सकते हो, और क्या आप और उसमें अच्छा innovativeness लाके डाल सकते हो। You know, जैसे अगर कई बार आप देखोगे तो इवन खासकर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपके अलग से ना, जब भी आपके ये फाइनल अप्रेजल्स होते हैं तो 2-3 पॉइंट अलग से होते हैं एक इनोवेटिवनेस को देखने के लिए। एंड नॉट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, आप चाहे पब्लिक सेक्टर में देख लो, अगर जब तक आप में कोई इनोवेटिवनेस नहीं होगी तो कैसे आप एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करके उसे नए स्केल्स या नए हाइट्स तक पहुंचा सकते हो।
Then organizational effectiveness measure the big picture performance of a business across a broad range of criteria. आपकी जो financial performance है, long term planning है, internal structure है, adherence है core values को, it may all be the critical component in understanding the organizational effectiveness. To get a clear idea of an organization effectiveness, it is important to create a clear list of criteria to assess. And moreover, no two organization will have the same list of criteria because obviously उनके different end goals हो सकते हैं, which is why many profit and non-profit group measure effectiveness through self assessment, because आपके different अगर पैरामीटर्स होंगे तो जो आपके चेकिंग पैरामीटर्स हैं वो भी डिफरेंट रहेंगे. So employees and company personnel are often in the best position to intimately understand the need, goals and performance of the organization. सेल्फ असेसमेंट तो आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कर लो चाहे इंडिविजुअल पे लेवल पे कर लो, ये बेस्ट टूल होता है बिकॉज अल्टीमेटली आपको खुद को पता होता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कहां पर आप लैक कर रहे हो और कैसे आपको अपनी वीकनेस को और पॉलिश करना है, राइट. सो सेल्फ असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस कैन ऑल्सो हेल्प कंपनी पर्सोनल टू रिकनेक्ट विद द इनिशियल मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड बाय वर्किंग क्रिएटिवली, जैसे मैंने इनोवेटिवनेस की बात करी थी, यू कैन इन्वेंट न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉर एरियाज ऑफ इनइफेक्टिवनेस. वर्कर्स मे डेवलप अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ लॉयल्टी, पर्पस एंड डेडिकेशन टू द जॉब. जब भी आप किसी को ऐसा कोई चैलेंजिंग जॉब देते हो कि यस आपको इसमें कुछ नया इनोवेटिव निकाल के दिखाना है, तो उस टाइम एम्प्लॉय ने बहुत ही, एक तो हर किसी को अच्छा लगता है अगर आप किसी को चैलेंजिंग टास्क दे दोगे और वो बहुत ही ज्यादा उसको अच्छे से काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन से, और उनको एक लॉयल्टी फील होती है कि यस ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ही काम है और मुझे बहुत अच्छे से इसको काम को करके इसे नई हाइट्स तक पहुंचाना है. सो इन टोटलिटी हमने अभी तक यही देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी आपकी होती क्या है, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं और कैसे आप इनको सेल्फ असेस करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, राइट. सो विद दीज ऑल टॉपिक्स वी एंड दिस डिस्कशन, और फिर नेक्स्ट डिस्कशन में हम प्रिंसिपल्स या कोई और नया थिंकर करेंगे, राइट. So with this discussion, I would like to finish this presentation. Thank you all for listening to me. Stay blessed and keep studying.